ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इफेक्टिव वैल्यू का वो कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे का पोर्शन जो है, यानी कि इसका डेरिवेशन पार्ट जो है वो देखते हैं कि इस इफेक्टिव वैल्यू का कैलकुलेशन जो है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि एक रजिस्टर ऑफ फिक्स वैल्यू है और उसके थ्रू जो अमाउंट ऑफ करंट जा रही है उसकी वजह से हीट डिसिपेशन जो है वो उतना ही होगा जितना डीसी सप्लाई हम उसी रजिस्टर से उतने ड्यूरेशन के लिए देते हैं, तो उससे होता। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हर बार तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते हैं ना। तो इसका कैलकुलेशन करने का जो तरीका है दैट इज नोन एज द रूट मीन स्क्वायर मेथड। दिस इज नोन एज पर्टिकुलरली, दिस इज नोन एज द रूट मीन स्क्वायर मेथड फॉर एसी, या रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी बोलते हैं इसको। ठीक है, कि रूट निकालना है, मीन निकालना है और स्क्वायर करना है आपको किसका, एसी का। व्हाट इज एसी, एसी इज द अल्टरनेटिंग करंट। तो करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन आपके पास कितना है, तो देखिए करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन आपके पास होता है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब जो लिखा हुआ है ये बेसिकली इसको डिराइव करने का या उस वैल्यू तक पहुंचने का एक तरीका आपको बताया हुआ है, और इसी तरीके को आप फॉलो करेंगे और इससे आप उस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे जो डीसी की इक्विवेलेंट रहेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे साइड पर लिखते हैं स्क्वायरिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का पोर्शन करेंगे, उसके बाद एवरेज निकालेंगे और लास्ट में रूट निकालेंगे जो अपना रिजल्टेंट आएगा उसका। ठीक, और एक्सपेक्ट करते हैं कि देखते हैं क्या वैल्यू अपने को मिलती है। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और एक्सपेंड करना है क्या, इसको कर सकते हैं, और आप लिख लीजिए आई एम स्क्वायर 1 - कॉस 2 थीटा बाई 2, लिख सकते हैं ये भी हम लोग। चलिए ठीक, अब एक काम करते हैं, इसका मीन निकालते हैं। स्क्वायरिंग तक ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसके मीन वैल्यू के फॉर्म में। ठीक, चलिए भाई स्क्वायरिंग हो गया, नाउ नेक्स्ट इज द मीन। अब मीन इसका कैलकुलेट करेंगे तो आई विल बी इक्वल टू, देखिए इसका एवरेज निकालने का मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे निकालना है। आप उस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, कांस्टेंट पोर्शंस को बाहर कर लीजिए, आई एम स्क्वायर बाई 2, 0 से पाई की लिमिट्स में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 1 - कॉस 2 ओमेगा टी, और डिवाइडेड बाय द एरिया अंडर द कर्व। ठीक, या तो उस तरीके से करें या फिर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के फॉर्म में डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंट्स पॉसिबल, उस हिसाब से भी आप करें तो भी आपको यहाँ से पाई -0 दिखता है। डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है तो पाई को भी बाहर निकाल लीजिए। सो वी विल गेट आई इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में दैट विल बी ओमेगा टी। 0 से पाई की लिमिट आपको इसके अंदर पुट करनी है। व्हाट अबाउट द माइनस कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, दिस विल बिकम साइन 2 थीटा बाई 2। इस पर भी आपको 0 और पाई पुट करना है। अब एक चीज़ आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं कि साइन 2 थीटा बोला है तो उसमें आप पाई पुट करिए 180, वो भी 360 बनाएगा, 0 पुट करिए वो भी इसको 0 करेगा। तो इन बोथ द केसेस दिस राइट हैंड साइड वैल्यू इज ऑलरेडी गोइंग टू बी 0, ये तो पहले ही फिक्स है कि दिस इज गोइंग टू बिकम 0। अब आपके पास ये वाला पोर्शन बस खाली बचता है, तो इसी में आप डेटा पुट कर दीजिए, इसकी लिमिट्स पुट कर दीजिए। यू विल गेट आई इज इक्वल्स टू आई एम का स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू पाई -0। अब पाई और पाई को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये देखिए ये पाई और ये पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और आपके पास बचा आई इज इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर बाई 2। क्या ये आंसर है क्या, नहीं, आपने अभी तक 2 स्टेप किया है। क्या क्या किया है आपने, अभी स्क्वायर कैलकुलेट किया, अभी मीन कैलकुलेट किया, अब एक चीज़ और बच गया यहाँ से, एक और चीज़ बचा हुआ है दैट इज रूट। चलिए अब रूट निकालते हैं इसी वैल्यूज़ का। सो नाउ रूटिंग बोथ द साइड्स, रूट। अब जब मैं रूट लिखूंगा तो इट विल बिकम आई आर एम एस, स्क्वायर पहले ही कर लिया, मीन अभी किया, और अब रूट करने जा रहे हैं। तो आई आर एम एस लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और इधर लिखूंगा आई एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे को रूट के अंदर पुट कर दीजिए। देखिए यही आया था ना यहाँ तक, आई एम का स्क्वायर बाई 2, इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस विल बिकम फाइनली आई एम बाई √2। क्या वैल्यू आई, दिस इज आवर आई आर एम एस या आई इफेक्टिव, जो भी आप चाहें इसको बोल सकते हैं। सेम थिंग फॉर करंट, सेम थिंग फॉर वोल्टेज। वोल्टेज का एक्सप्रेशन भी कोई निकालने बोले तो आप ऐसे ही शो कर सकते हैं। अच्छा, इसको और अगर इलेबोरेट करना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ आई एम। 1/√2 की वैल्यू जो है वो भी आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो इन बोथ द केसेस आप किसी भी फॉर्म में इसको शो करें, ये दोनों ही इफेक्टिव वैल्यू है।
और इफेक्टिव वैल्यू को भी हम मैक्सिमम के या पीक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज फिक्स्ड। क्वांटिटी के अंदर पीक कितना होगा वो फिक्स रहेगा आपके पास, है ना, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो हम उसी कांस्टेंट वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही चाहे आरएमएस बताएं या एवरेज वैल्यू बताएं। तो अगर सपोज कर लो आपको किसी क्वांटिटी की पीक वैल्यू पता है, उसको रूट 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू मिलेगा उसी का इक्विवेलेंट डीसी भी अगर आप सप्लाई दे देते हैं उसके अंदर, तो आपकी डिवाइस सेम तरीके से वर्क करेगी। अगर उस डीसी को इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्टर लगा करके उसको एसी की तरह बना करके यूज़ करेंगे, तो आपकी डिवाइस पर वैसे ही एनर्जी डिसिपेशन होगा जैसे एक्चुअल एसी सप्लाई पर होना चाहिए था। ठीक, तो मतलब इन बोथ द कंडीशन जो एनर्जी डिसिपेशन है या जो वर्क आउटपुट जो मिलेगा वो आपको एक समान मिलेगा। तो इसीलिए इन्वर्टर जो है, आप देखिएगा जब आप इन्वर्टर खरीदने जाते हैं तो साइन वेव इन्वर्टर खरीदा जाता है नॉर्मली घर के इस्तेमाल के लिए। तो ये इसका फंडामेंटल यहाँ से फिट होता है। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको आई आर एम एस बताया, आपको वी आर एम एस भी क्वेश्चन में पूछेगा तो वी एम बाई रूट टू लिखेंगे, ई आर एम एस पूछेगा तो ई एम बाई रूट टू लिखेंगे। ठीक, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ कोई भी करंट वोल्टेज ये सब कुछ आर एम एस फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन में पूछा हुआ करंट वोल्टेज वो भी आर एम एस फॉर्म में ही रहता है। अगर आपको लिखा है कि फाइंड द ब्रांच करंट इन द सर्किट, कहीं भी ये नहीं लिखा रहेगा कि आर एम एस फॉर्म में निकालो या एवरेज में निकालो। आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि बाय डिफॉल्ट आपको वो आरएमएस में ही कैलकुलेट करना है, अनलेस एंड अनटिल कुछ और स्पेसिफाई जब तक ना हो। कि मान लो आपको बोल दिया कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, तब तो भाई क्लियर है ना कि उस कंडीशन में तो हमको मैक्सिमम करंट ही निकालना है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो एकदम श्योर रहिएगा कि बाय डिफॉल्ट आपको आरएमएस वैल्यू ही पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू ही दिया है सवाल में। क्योंकि उसको छोड़ के कुछ और दिया रहेगा तो मेंशन करेगा कि एवरेज दिया हुआ है कि पीक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो इसी के साथ आपका ये जो मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो भी होता है कंप्लीट। तो स्लाइड में देखें हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले थे। तो भाई हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया, पहले वो देख लेते हैं। तो हमने बेसिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखा कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कितने फॉर्म में हो सकता है, कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिक समझ लिए। फिर उसके बाद ग्राफिकल फॉर्म और मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम लोगों ने अभी जस्ट कंप्लीट किया। ठीक, अब आपको मैं तीसरे पॉइंट पर लेके आता हूँ, दैट इज द फैक्टर्स एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन एसी मैग्नीट्यूड्स। एसी की मैग्नीट्यूड्स के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं वो कौन से फैक्टर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज, छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से। फैक्टर्स एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन between the magnitudes of AC। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ AC को के बीच का रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करते हुए क्या फैक्टर्स है हमारे पास। चलिए समझते हैं इसको। अभी तक मैग्नीट्यूड में आपने 4 फॉर्म पढ़ लिया कि इंस्टेंटेनियस फॉर्म हो गया, एवरेज हो गया, पीक हो गया, आरएमएस फॉर्म हो गए। इनके बीच का जो रिलेशन है, या कई जगह पे हमको इंडस्ट्री में कई सारे वर्क्स के लिए कुछ पर्टिकुलर फैक्टर जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी आप साइनसॉइडल वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे चल के मैं आपको स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर वेव के बारे में भी बताऊंगा। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये फैक्टर्स की वैल्यू में क्या चेंज आता है, और ये क्वांटिटीज़ का जो मैग्नीट्यूड हम बता रहे हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इसको समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि जो ग्राफिकली एक क्वेश्चन बनता है इससे, कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड्स को उसके सीक्वेंस में अरेंज कर दो, कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको। ठीक है, तो पहले उसको समझ लेते हैं, फिर बाकी की चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट थिंग देखिए, अगर ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वेव है, ये सपोज कर लीजिए एक स्टैंडर्ड ऑल्टरनेटिंग करंट का वेव है। ठीक, तो इसका पीक वैल्यू जो है वो कहाँ पर दिख रहा है आपको, दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्लियर है हमको, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एम, ये पीक वैल्यू। ठीक, तो ये सबसे हाईएस्ट रहता है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या होता है, सेकंड नंबर पर इससे कम जो होता है दैट इज द आरएमएस वैल्यू, जो आपको इस आसपास दिखाई देता है। ये देखिए, तो यहाँ पर जो हम लोग शो कर रहे हैं दिस इज नथिंग बट आई आर एम एस। ठीक है, जो इस पॉइंट पर शो हो रहा है। और इससे भी ज़्यादा नीचे जो वैल्यू हम लोग शो करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज उससे भी ज़्यादा जो छोटी वैल्यू जो रहती है दैट इज़ आई एवरेज। ये हमारा एवरेज करंट जो है या एवरेज वोल्टेज, जो भी आप जिसकी भी ग्राफ शो कर रहे हो,
वो मेंशन होता है यहाँ पर। तो ये इसका सीक्वेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। कारण क्या है इसका, इसको ऐसे क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आई मैक्स के टर्म्स में देखूँ तो आई एवरेज जो होता है ये 0.636 टाइम्स ऑफ आई एम होता है। आई आर एम एस जो होता है वो 0.707 टाइम्स ऑफ आई एम होता है, और ये तो खुद ही आई एम है। तो इसी वजह से ये सीक्वेंस मिलता है। आरएमएस की वैल्यू जो होती है वो एवरेज वैल्यू से बड़ी रहती है, लेकिन मैक्सिमम से छोटी रहती है, और एवरेज वैल्यू जो होता है वो सबसे लोएस्ट रहता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं तो सबसे लोएस्ट मैग्नीट्यूड आपको मिलता है वहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, इस पॉइंट तक आप बढ़िया से तरीके से समझ जाएंगे, रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट फैक्टर्स के ऊपर लेकर के चलता हूँ। अब फैक्टर्स में हम लोग दो फैक्टर जो है उसको स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं? तो देखिए, सबसे पहला होता है, फर्स्ट वन इज द फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, ठीक है, पहला जो फैक्टर है दैट इज द फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या बताता है आपको? इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इस फॉर्म में हम लोग क्या बताते हैं? फॉर्म फैक्टर को बताते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में इससे क्या डेटा मिलेगा जरा समझते हैं। मान लीजिए करंट है, तो मुझे फॉर्म फैक्टर को के ऑफ एफ से हम लोग डिनोट करते हैं कई बार। तो इसको लिखना है अगर, तो मैं लिखूंगा आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। फिर तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, आर एम एस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, तो जरा इसकी वैल्यू देखेंगे क्या हो जाएगा फिर। आर एम एस की वैल्यू होती है 0.707 टाइम्स ऑफ आई एम, और एवरेज की वैल्यू होती है 0.636 टाइम्स ऑफ आई एम। अब बताइए, दोनों को डिवाइड करके, मेरे पास मेरा मोबाइल जो है वो शायद नहीं है यहाँ पे, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिएगा, मैं वैल्यू आपको बता देता हूँ। ऐसे फिक्स वैल्यू होती है क्योंकि इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। दिस इज ऑल फिक्स्ड। एक पर्टिकुलर टाइप के वेव के लिए उसका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर एकदम सेम रहता है, फर्क नहीं पड़ता इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उसका पीक जो है या उसका आरएमएस या एवरेज चाहे कितना भी आ रहा हो, उनका जब ऐसा रेशियो आप निकालेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1.111। ये फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है। आप इसको एक बार कैलकुलेट करके जरूर से चेक कर लीजिएगा, लेकिन ठीक है, इसको प्रॉपरली आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये बदलता नहीं है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए जो आरएमएस निकालेंगे, उसी क्वांटिटी का अगर एवरेज भी निकालेंगे उसके फॉर्मूले से, तो आप देखिएगा उनका जब भी आप रेशियो लेंगे हमेशा यही डेटा आपको मिलेगा। एक तरीके से आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। और ये फॉर्म फैक्टर जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप की वेव को भी बताता है कि उसके मैग्नीट्यूड्स का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो फैक्टर होता है, द सेकेंड वन इज नोन एज पीक फैक्टर। सेकेंड जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या चीज़ बताने के लिए होता है? देखिए, पीक फैक्टर जो है किन के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करता है। तो भाई पीक फैक्टर जो है वो नाम से समझ में आ रहा है, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं इट इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, टू द आरएमएस वैल्यू। ठीक है, शॉर्ट में लिखिएगा। तो पीक वैल्यू मतलब आई एम, और आरएमएस मतलब आई एम बाई रूट 2। भाई आरएमएस को ऐसे ही लिख सकते हैं ना हम लोग। तो ये जो हो गया, दिस इज योर पीक फैक्टर। इसको फुल फॉर्म में लिख लेता हूँ, नहीं तो पावर फैक्टर जैसा दिखेगा। दिस इज पीक फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका पीक फैक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू ऑफ अ सेम वेव, किसी एक ही सेम वेव जो है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये वैल्यू मिलेगी आपको। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आपको 1.414 जो है वो मिलनी चाहिए। क्या इनकी कोई यूनिट होती है क्या सर? इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। कभी भी ध्यान रखिएगा, रेशियोस या फैक्टर्स
इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि जो जिन दो चीज़ों को आप डिवाइड कर रहे हो वो दोनों एक ही यूनिट के, दोनों एम्पियर्स एम्पियर्स में। तो इनका अगर करंट है तो वोल्टेज वोल्टेज के फॉर्म में आप डिवाइड करोगे तो भी आपको उसी फॉर्म में मिलेगा। तो नो यूनिट, देयर इज़ नो स्पेसिफिक यूनिट, दीज आर द यूनिटलेस कंडीशन। ये सिर्फ रिलेशंस हैं एक दूसरे के कंडीशंस की, कि भाई इस मैग्नीट्यूड का दूसरे मैग्नीट्यूड के साथ किस तरीके का रिलेशन है। ठीक है, तो उसको इस्टेब्लिश करता हुआ ये दो फैक्टर्स है। तो आपके ऑल्टरनेटिंग करंट में जब जब आप साइनोसॉइडल वेव के बारे में पढ़ेंगे तो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के लिए इस पेज के नोट्स को रेफर करिएगा। और नोट से मुझे याद आया कि आज के क्लास की नोट जो है आपको दो पार्ट्स में मिलेगी। ड्यू टू सम रीज़न जो है नोट्स आधा हिस्सा अलग हो गया और दूसरा आधा हिस्सा जो है वो इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ प्रॉपर से कि आपके पास ये सेव हो जाए। तो दो पार्ट्स में मिलेगा, नोट्स एक ही रहेगा, एक ही क्लास का नोट्स रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट के आगे। तो भाई इसी के साथ हमारा ये जो फैक्टर जो हम स्टैब्लिश कर रहे थे ये भी हो गया कंप्लीट, तीसरा टॉपिक। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू द अबव टॉपिक। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाते हैं, देखते हैं कि अभी तक जो आपने सीखा उससे एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन बना है आज तक। ये कहाँ का पेपर है? CSVT 2020 का पेपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नवंबर दिसंबर 2020 का ये पेपर है। 100 नंबर का पेपर है, 35 मार्क्स इस पे लिखा हुआ है पासिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें एक्टिव पैसिव लीनियर नॉन लीनियर। ठीक है, यहाँ पर आ गया यूनिट 2 इस पोर्शन पर। इसमें लिखा हुआ है डिफाइन द एवरेज वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। कितने मार्क्स का आया? 4 नंबर का आया। चार चीज़ें पूछा, 4 मार्क्स का है, मतलब हर एक चीज़ जो है आपसे एक एक मार्क्स में पूछा हुआ है। तो क्या वहाँ पर एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन करेंगे या इफेक्टिव वैल्यू का डेरिवेशन करना ज़रूरी है क्या? कोई खास ज़रूरी नहीं है, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उसके नीचे आप चाहें तो उसका एंड रिजल्ट जो है उसको लिख सकते हैं। ऐसे केस में बहुत ज़्यादा डिराइव मत करिएगा। कोई एक चीज़ पूछता और 2 नंबर देता या 4 नंबर देता तो मैं आपको सजेस्ट करता कि डेफिनेटली डेरिवेशन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हरियाणा यूनिवर्सिटी का पेपर है, देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। पावर मेजरमेंट, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर रेगुलेशन, थेवेनिन्स थ्योरम, किरचॉफ्स लॉ, एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट विद डीसी एक्साइटेशन। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आरएमएस वैल्यू का, कितने में है? 2.5 मार्क्स है क्या ये? अच्छा, तो 2.5 मार्क्स में पूछा हुआ है। वोल्टेज करंट पावर फैक्टर पे अभी नहीं पहुंचे हम लोग। सिग्निफिकेंस ऑफ फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम का बेसिक जो है आप बता सकते हैं। फेजर डायग्राम के बारे में भी आप पढ़ लिए, फेजर डायग्राम क्या होता है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। अब लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ जो कि उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, तो उसके बेसिस पर आप फेजर बनाते हो कि स्पेस में ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए हम अज्यूम करते हैं इन क्वांटिटीज़ को। यही सारी बातें आपको बतानी है इस 2.5 नंबर के क्वेश्चंस के भीतर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मतलब 2.5 और 2.5 5 नंबर का आज के क्लास में आपने जो पढ़ा है उससे 5 मार्क्स आपके प्रिपेयर हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 नंबर 5 नंबर के आसपास का प्रिपरेशन आपका होता है। और चलिए देखें तो इसमें कोई क्वेश्चन आया था क्या? ये कहाँ का पेपर है? JNTU का 2020 का पेपर है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम का। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए इसके भी बी पॉइंट पर लिखा हुआ है इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पर, ये वाले बी पॉइंट पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन, थोड़ा जूम करना पड़ेगा आपको। तो डिफाइन द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू जो है उसको डिफाइन करने बोल रहा है आपको। ये कितने नंबर में पूछा? 2 नंबर में पूछा है यहाँ पर। फ्यूज, थेवेनिन्स थ्योरम, पॉलीफेज, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ठीक है, यहाँ से तो सिंगल फेज एसी का न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखते हैं जब पहुँचेंगे तो। हाँ देखिए यहाँ पर एक और काम का डेटा आया हुआ है, इधर देखिए। इस पे देखिए आपको लिखा हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पहला टर्म दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी, कर लेंगे डिफाइन। फिर सेकंड टर्म जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीक फैक्टर और इस पे लिखा हुआ है फॉर्म फैक्टर। बना लेंगे आप लोग इसको, इसका मार्क्स छुप गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि 2 मार्क्स वाले तो यहाँ पर ख़त्म हो गए और हर सेक्शन का पहला जो ए सिस्टम है या ए बी जो है वो 5 मार्क्स के हैं। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये तीनों को मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। 5 नंबर का पूछा है, आप एकदम प्रॉपर अच्छा डायग्राम ड्रॉ करके इसमें बता सकते हैं। ठीक है, ये मैं फिर क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मर पूछ लिया। ठीक है, अभी वहाँ पहुँचेंगे तो वो भी बताऊंगा मैं आपको बढ़िया से। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन अभी इस पेपर में से आप बना लेंगे आज के पढ़े हुए से। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट पेपर पे आते हैं। किसी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का पेपर है क्या? ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर 2020 का, है ना, एंड सेम एग्जामिनेशन का। तो इसमें देखते हैं ट्रांसफार्मर कोर, आरएलसी सीरीज, रेजोनेंस। रेजोनेंस पे तो अभी पहुंचे नहीं हम लोग। देखें इसमें से और कोई क्वेश्चन बनेगा क्या? अच्छा, एक पेज और है इसका। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट, नहीं इसको नहीं पढ़े अभी। एमसीबी, फेज एंड लाइन वोल्टेज फॉर स्टार, स्पीड टॉर्क, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर, एक्सप्लेन व्हाई अ डीसी मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट अ लोड। नहीं, इसमें से
अभी फिलहाल इसके मेजर टॉपिक्स पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं, जब पहुंचेंगे तो बनेगा इसका क्वेश्चन। पावर फैक्टर अभी कुछ दिन में पढ़ लेंगे, आरएलसी सीरीज रेजोनेंस भी पढ़ लेंगे, ये सब क्वेश्चन बनने लग जाएगा आपसे। ठीक है, यहाँ पे भी रेजोनेंस का पूरा एक्सप्रेशन आपको पूछा है ना डिराइव करने को, मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो उसके अभी क्वेश्चंस उस पेपर के तो नहीं बनेंगे, चलिए देखते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप ऐसी कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली लेक्चर देखते रहेंगे तो वो जितने टॉपिक के क्वेश्चन दिख रहे हैं एक पॉइंट पर आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का 2018 का पेपर है, लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड एक्चुअल सोर्स। ठीक है, ये तो अलग चैप्टर का है। इक्वेशन फॉर रेजोनेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ही पूछा है। ठीक है, और देखें जरा इसमें कुछ काम का था क्या, थेवेनिन्स, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, मैश एनालिसिस। ठीक है, ये तो बन जाएगा मैश एनालिसिस वगैरह का। और यहाँ पर कुछ काम का, वीएल सुपरपोजिशन, इक्विवेलेंट सर्किट, मैक्सिमम एफिशिएंसी, आरएलसी पैरेलल सर्किट, करंट थ्रू रजिस्टर, और इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो भी साथ में आ गई, जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल ये जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, आई होप कि इनको आप बना लेंगे। जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के मैं क्वेश्चंस आपके सामने अभी लाया, जिसमें जितने भी में भी आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, उतने क्वेश्चंस आपसे ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। तो आप एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, आप अपने खुद की यूनिवर्सिटी का भी पेपर एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए थॉरोली। ये टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे 2 मार्क्स के फॉर्म में, 4 मार्क्स के फॉर्म में, या 5 मार्क्स के फॉर्म में। ठीक है, नॉर्मली 7 मार्क्स में इनका डिटेल डेरिवेशन नहीं पूछता है, अगर इन केस पूछ लिया तो आप डेफिनेटली बता लेंगे। इनके ऊपर अलग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता है, सेपरेटली न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा। वो स्कूल लेवल के फिजिक्स में जो है उसका क्वेश्चन आपको एकदम डेडिकेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल का देखने को मिल सकता है, तो इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, बस इसका डेरिवेशन पार्ट अच्छे से करिएगा और स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन, बस इतना काफ़ी। तो बस इसी के साथ आज का सेशन अब एंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इसके आगे का टॉपिक ऐसे ही डिटेल फॉर्म में आपको पूरा का पूरा कंटेंट बताऊंगा, सारा कुछ आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस के हिसाब से बेस्ट वे में कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अभी वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और आप मस्त तरीके से रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपके लिए लाइव सेशन जो है जल्दी लेकर के आऊँगा, लाइव में हम लोग डाउट डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग भी करेंगे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो भी आपको करवाऊंगा जल्दी। तो तैयार रहिएगा, आपको लाइव सेशन का अपडेट जो है मैं जल्दी बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद।